नमस्कार सभी को स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं और सबको हम ये कहेंगे कि सभी लोग योगदान दें भारत को एक और सुदृढ़ भारत बनाने के लिए। ग्लोबल लेंस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे हमने अभी देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया पूरे देश को, लेकिन हम बात अलग करेंगे। बात क्यों? क्योंकि देखिए, जो लोकतंत्र का जो ढांचा होता है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब से हम आजाद हुए हैं तो कांग्रेस सत्ता में रही और विपक्ष में हमेशा भारतीय जनता दल ही रहा या फिर भारतीय जनता पार्टी रही। लेकिन विपक्ष के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी को या फिर उसके पहले जनता दल को हम देखते हैं तो हमने देखा कि कई सारे प्रॉब्लम्स उठा के उन्होंने काम किया। एज सच अगर आज के विपक्ष के साथ तुलना करते हैं भाजपा एज अ विपक्ष, तो बहुत सारा अंतर हमको दिखता है। एक स्ट्रॉन्ग मजबूत लोकतंत्र को रखने के लिए विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब विपक्ष ये कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो इसमें इनकी भूमिका कैसी है? तो उल्टा मेरे मन में और सर के मन में तो अब ये सवाल आया है कि लोकतंत्र इनकी वजह से खतरे में है क्या? मतलब विपक्ष की वजह से। जिस तरह का रवैया विपक्ष और पर्टिकुलरली कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं, तो आइए इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज हमारे बीच फिर से उपस्थित है हमारे अतिथि देवेंद्र कुमार सर, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, आपको भी शुभकामनाएं और आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद वर्षा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, क्या बताएं सर, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरह का रवैया, बिहेवियर, क्या बोल सकते हैं, जो कांग्रेस के नेता और हमारे विपक्ष के जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे एलओपी है राहुल गांधी, उनके लिए तो सर एकदम मतलब सर क्या बोल सकते हैं, नीचतम जिसको बोलते हैं ना, उसका लेवल क्रॉस कर चुके हैं, ऐसा लगा मुझे। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से, वैसे भारत में मल्टीपल पार्टीज हैं, अन्य जगह पर दो होती हैं, अमेरिका में दो हैं, इंग्लैंड में देखिए दो हैं, भारत में मल्टीपल पार्टीज हैं। आपको इसमें भी एक और अलग बात है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक अलग अलग पार्टी है जो काफी प्रभावी है। और अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि जहां पर भी क्षेत्रीय पार्टी है वहां पर कांग्रेस का सफाया होता है। तो विपक्ष का होना और सत्ता पक्ष का होना, ये किसी भी लोकतंत्र की हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सत्ता पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। वर्तमान स्थिति यह है कि विपक्ष जिस प्रकार से कमजोर होता चला गया, और ये सत्ता पक्ष की वजह से मैं नहीं मानता। विपक्ष स्वयं अपना अस्तित्व खोने पर तुला हुआ है। वो चाहता है कि भारत से उनका अस्तित्व नष्ट हो जाए, और ये दिखाता है कि वो नहीं चाहते भारत में लोकतंत्र। इन्हीं की वजह से, इनकी इस मानसिकता की वजह से आज भारत का लोकतंत्र, मैं मानता हूं, विपक्ष के कारण खतरे में है। क्योंकि विपक्ष का जो दायित्व होना है, विपक्ष के पास जो दायित्व है, मुझे याद है आज भी शायद यूके में शैडो मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट होती है। तो एक प्रयास शायद अतीत में किसी ने किया था ऐसा, शैडो मिनिस्ट्री बनाने का, कैबिनेट बनाने का, परंतु ये प्रयास होना चाहिए। विपक्ष ने सरकार जहां जहां पर सरकार राष्ट्र के हित के साथ, जहां पर उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, जनता के हितों के साथ अगर विपक्ष को लगता है ये ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, तो विपक्ष ने उसका विरोध करना चाहिए। वर्तमान विपक्ष उस हद तक, विपक्ष राष्ट्रहित और जनता के हित को साइड में रखकर, दरकिनार कर, विपक्ष अब एक नेता के हित के बारे में सोचता है और एक नेता के द्वेष में वो अंध हो चुका है। बिल्कुल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्वेष करते करते ये वैयक्तिक द्वेष विपक्ष ने इसकी बुनियाद जो है वो इस शब्द से निकलती है जब सोनिया गांधी ने गुजरात में आकर कहा था मौत का सौदागर। ये जो द्वेष था, ये एक वैयक्तिक व्यक्ति के रूप में आप नेता के द्वेष में इतने अंध होने की का जो आरंभ था, ये इस शब्द से शुरू हुआ। और उस शब्द ने, मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय फलक पर लाकर खड़ा कर दिया जिस व्यक्ति ने आज भारत को एक स्वप्न दिखाया कि भारत को अब कांग्रेस मुक्त होना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस नारे को और उस विजन को एक अलग नजरिए से आज आपके समक्ष और आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं कि कांग्रेस मुक्त भारत का अर्थ है कि विपक्ष के द्वेष से मुक्त भारत, वैयक्तिक नेता के द्वेष से मुक्त भारत। कांग्रेस उस स्तर पर और उस मार्ग पर इतनी इस गति से चल पड़ी थी कि आवश्यकता ये थी कि कांग्रेस को रोकना पड़े। एक व्यक्ति का द्वेष, जैसे एक व्यक्ति की भक्ति भारत किसी भी राष्ट्र को तानाशाह की ओर ले जाती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति का द्वेष भारत को विपक्ष मुक्त कर देगा। नहीं होना चाहिए, और ये जनता और राष्ट्र दोनों के हित में नहीं है। और वर्तमान विपक्ष जो है, इसमें आप सारी क्षेत्रीय पार्टियों को भी ले लीजिए, चाहे आप लालू प्रसाद यादव जी के उस वक्तव्य को ले लीजिए जहां पर वो एक मिमिक्री कर रहे थे प्रधानमंत्री की, लालू प्रसाद यादव जी, मोदी जी, ये नस फट जाएगा करके कुछ। आप मुलायम सिंह जी को ले लीजिए और उसके बाद अखिलेश जी को ले लीजिए। सनातन को डेंगी और HIV कहने वाले आप डीएमके को ले लीजिए, या हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़ी और बड़ी होने वाली शिवसेना का वर्तमान नेतृत्व ले लीजिए। कांग्रेस को तो खैर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने अब तय करके रखा है कि उसका अस्तित्व जहां जहां एक दो राज्यों में भी है, वहां से भी वो चाहती है कि वो समाप्त हो जाए। अब जो स्वयं अपने आप को समाप्त करने पर तुले, तो हम कैसे किसी को रोक सकते? हम केवल उनको एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया, आप भारत की सबसे पुरानी पार्टी हैं, हमें एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। आप भाजपा से विपक्ष कैसा होता है वो सीखिए। बहुत सारे एक मजबूत विपक्ष कैसा होता है वो भाजपा से सीखिए, क्योंकि जहां पर वो सत्ता में होता है वहां पर भी कई बार वो बंद का ऐलान दे देता है। तो ये विपक्ष कैसा होता है वो आप भाजपा से सीखिए, और आशा करते हैं कि शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा तब आप संसद में आएंगे और एक दायित्ववान जिम्मेदार विपक्ष कैसा होता है इसका एक निदर्शन करें। हम भारत के लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, और आज भारत का लोकतंत्र विपक्ष के कारण खतरे में। सर यस, दूसरी बात ये है सर, राहुल गांधी और संजय दीक्षित, इन्होंने जिस तरह से भद्दा मजाक किया जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेकर, उसके बाद सर सोशल मीडिया पे सर एक तरह से सी बाढ़ आ गई है। पुराने फोटोज निकाल कर लोग डाल रहे हैं कि कैसे नेहरू जी लेडी माउंटबेटन के साथ बैठे हैं या सिगारेट फूक रहे हैं, इंदिरा गांधी किसी के साथ गले मिल रही है, राजीव गांधी गले मिल रहे हैं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शेख हसीना के साथ गले मिल रही थी। ये सारे फोटोज एक के बाद एक सर सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए। तो ये जो इन्होंने बोला कल कि गले मिलने से इनकी फॉरेन पॉलिसी दिखती है, ये है इनकी फॉरेन पॉलिसी। तो सर आपने शुरुआत की है, आप देखना सर कितना आगे तक जाएगी अभी ये जो लड़ाई है इस मामले में। तो सर आप इसको कैसे देखेंगे सर? इन्होंने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मुझे लगता है रिएक्शन तो आएगा ही अभी इटली से, क्योंकि अननेसेसरी जॉर्जिया मेलोनी का नाम ले लिया इन्होंने, और वो भी इतना गंदा मजाक। देखिए, विदेश नीति की जहां तक राहुल गांधी बात है, तो भारत की विदेश नीति
मैं ऐसा कहूं कि आज जिस विदेश नीति के ये गुणगान, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम जिसे कहते हैं, अब देखिए उसमें इजिप्ट के जो नेता थे नासिर, उनको Yes. उनका पिता कहा जाता है, नेहरू जी को नहीं। ऐसी अनेक किताबें आपको मिल जाएगी जिसमें वो नासिर को नेता कहते, परंतु हमारी वो विदेश नीति क्या थी? वो विदेश नीति, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब इजिप्ट ये सुएज नहर का कैनाल का एक इश्यू बना, तब नासिर ने नेहरू जी को रिक्वेस्ट की। नेहरू ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि हम इजिप्ट के साथ हैं और अमेरिका ने ऐसा नहीं करना चाहिए। Yes. इसके बाद ये हुआ कि भारत पर ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलाया। ये राहुल गांधी जी कहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री दोस्ती क्या होती है, वो दोस्त नहीं बनाते हैं, उनको देश की रक्षा करनी होती है। भैया ये दोस्त बनाने की बात है, वहां तो भाई भाई करने की बात आ रही 1962 में। ये जो हिंदी चीनी भाई भाई किया गया, उसके बाद जो भारत के साथ धोखा हुआ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के राज में 62,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आज चीन हड़प कर बैठा है, जिसे हम चीन ऑक्यूपाई कश्मीर कहते। तो उस समय नेहरू जी ने नासिर को कहा, और नासिर का उत्तर क्या था कि ये दो देशों की बात है और हम चाहते हैं कि दोनों देश आपस में मिलजुल कर बात करें। नासिर ने भारत का पक्ष नहीं लिया। ये सबसे बड़ा फेलियर था। नाम जो विदेश नीति हमने चलाई थी, सालों तक चली, नॉन अलाइनमेंट बीन गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, इसकी सबसे बड़ी ये फेलियर थी कि कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं उस समय। मैं अम्बेडकर की बात करना चाहूंगा दोबारा से। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नेहरू के कैबिनेट से अपना त्यागपत्र दिया, उन्होंने 5 कारण गिनवाए थे। उस 5 कारणों में उन्होंने ये बात कही थी कि जब भारत स्वाधीन हुआ, आज हम स्वाधीनता के दिन ही मिल रहे हैं, जब भारत स्वाधीन हुआ तब विश्व में भारत का कोई शत्रु नहीं था। आज 2.5 वर्षों के बाद भारत का कोई मित्र नहीं है। ये विदेश नीति का फेलियर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। यस। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा था। तो राहुल जी आप अपने परनाना से तो सीख लेते। उसके बाद चलिए आते हैं इंदिरा जी पर। करीब 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को हमारी शौर्यवान सेना ने अपने पैरों के आगे रेंगते हुए खड़े कर दिए थे। शिमला करार किया, जो शिमला समझौता हुआ, वो करीब 1 लाख सैनिक ससम्मान वापस दे दिए गए। क्यों भाई? आपके परनाना के समय जो कश्मीर इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था पाकिस्तान ने, वो विदेश नीति के अंतर्गत ही आता था ना, छुड़वा लेते। आज उस समय की जो बात है, आज मैं बताता हूं, पीओके में जो अभी चल रहा है, उसमें वहां के नेता ने कहा है कि 80 वर्ष हो गए। उन्होंने जो रिजोल्यूशन दिया था कि पाकिस्तान ने कश्मीर से अपने सैनिक वापस ले लेने चाहिए, इंदिरा गांधी ने वो क्यों नहीं कहा वहां पर? विदेश नीति कहती थी कि आपको ये करना चाहिए था। विदेश नीति कहती है, डॉक्टर अंबेडकर की मैं फिर से बात करता हूं। अंबेडकर बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं कि विदेश नीति क्या होती है। विदेश नीति में आपको आदर्शों की बातें करनी है और देश हित के लिए आपको जो बार्गेन करना है वो टफ बार्गेन करना है। मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था, मैं बार बार कहता हूं। ट्रंप ने कहा था, मोदी इज द टफेस्ट बार्गेन। यस। प्रधानमंत्री मोदी, अब देखिए विदेश नीति क्या होती है, मैं दिखाता हूं। एक तरफ जब विदेश में जाते कहते हैं आज विश्व को युद्ध की नहीं बुद्ध की आवश्यकता होती है, और भारत शस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यात करता देश बन रहा है एक तरफ। इसे कहते हैं विदेश नीति, इसे कहते हैं राष्ट्रहित। सर मैं इसे नहीं कहते हैं कि आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस प्रकार से
और वो भी एक महिला राष्ट्राध्यक्ष, उनके लिए इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी और अशोभनीय आप चेष्टा करेंगे। आपको यस पता सर। होना चाहिए कि विदेश में भारत की वो देखिए वो राहुल गांधी जी जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। वो जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के विषय में अगर टिप्पणी करते हैं या उनके मंच से अगर टिप्पणी की जाती है तो पूरा विश्व उस टिप्पणी को देखता है। कल विदेश मंत्रालय ने सही कहा है कि आपको मर्यादा में रखना पड़ेगा। इसका असर ये होता है कि हमारे रिश्ते जो हैं वो रिश्ते हमारे खराब हो सकते, क्योंकि वहां के लोग जो हैं, जैसा भारत के लोगों को, जैसा ये कहते हैं कई बार कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनका सम्मान कीजिए, तो आपको भी विदेश का जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका सम्मान करना पड़ेगा। मैं एक और बात कहता हूं, गलवान में जब चाइनीज सैनिक आ गए, हमारे शौर्यवान सेना ने उनको मार मार कर भगा दिया वहां से, तो राहुल गांधी जी शायद एक बार, और वैसे कल तो शी जिनपिंग जी भी मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक बार इतना कह के दिखा दीजिए ना, जो टिप्पणी संदीप दीक्षित ने जॉर्जिया मेलोनी के लिए की है, एक शी जिनपिंग के लिए करके दिखा दीजिए। है आप में इतनी हिम्मत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो मैं आज भी कहता हूं, कई लोग इसको एक अलग तरीके से देखते हैं, मैं एक अलग तरीके से बताता हूं कि किसी भी राष्ट्र की सीमा में कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष बिना वीजा बिना परमिशन के जब जाता है, तब इसके लिए सही में 56 इंच का सीना चाहिए। और सर वो आपने 56 इंच का सीना मैं वहीं पर जा रहा था। तो ये ये लोग तो बंदर लेके आए थे अपने पार्लियामेंट के सामने और नारे लगाए थे। पता नहीं वो नारे मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन बाद में लोगों ने सर इनकी बहुत खिल्ली उड़ाई है कि 56 साल का युवा बंदर घुसा चाइना वायरस अंदर, ऐसा कुछ और डाला है, बहुत सारा आया है सर। इन्होंने ऐसा है मतलब कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, लोग बहुत इनकी मीम्स बना बना के डाल रहे हैं। ऐसा है कि 56 वर्ष की आयु की आवश्यकता नहीं है, 56 इंच का सीना चाहिए। जब आप बिना किसी डिप्लोमेटिक वीजा के भी आप किसी देश की सीमा में जाते हैं, उसके एयरपोर्ट पर उतरते हैं और आपको लेने कोई आता है अपने घर लेकर। नवाज शरीफ के भी तो गले लगे थे प्रधानमंत्री। एक बार राहुल गांधी ये बोल के नवाज शरीफ या फिर मरियम शरीफ या फिर शहबाज शरीफ के विषय में कुछ बोल के दिखा दें? नहीं क्यों बोलेंगे नहीं सर, बोले? नहीं बोलेंगे, क्यों? नहीं बोलेंगे। आपके ऐसे कौन से रिश्ते हैं? Yes. क्या है आपका ऐसा रिश्ता कि आप पाकिस्तान और चीन के बारे में और उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करते हैं? और Yes. जो प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जो किया है संसद भवन में, वो मैंने एक वीडियो देखा था, सोनिया गांधी जी कह रही थी कहाँ है वो सफेद बाल वाला? और पवन खेड़ा के लिए बोला। पवन खेड़ा के लिए, ये वही पवन खेड़ा थे। Yes. और शायद मैंने आपके एक पॉडकास्ट में ये कहा भी था कि कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना अगर किसी को सीखना है और वो भी सही जगह पर, तो वो कांग्रेस से सीखना चाहिए। सेल्फ गोल करने में कांग्रेस की तुलना किसी से भी हम नहीं कर सकते। चुनाव बाय चुनाव, इलेक्शन बाय इलेक्शन, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ये और इसमें उनके कांग्रेस के जो स्टैंप, मैं कहता हूं रबर स्टैंप, अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके पुत्र, तो और ये भी इन प्रियांक खड़गे, हाँ सर, बहुत हद इनका पार। इनकी तुलना आप किसी से भी नहीं कर सकते। क्षेत्रीय पार्टियों के नेता
जिनका जिनका दायरा जो है वो एक क्षेत्र ही है, उससे ज्यादा बाहर नहीं है, वो भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करते, सेल्फ गोल नहीं। उस प्रकार से ये राष्ट्रीय और भारत की सबसे पुरानी पार्टी के नेता करते हैं। ये टिप्पणी जो है जॉर्जिया मेलोनी जी के लिए, और जो ये प्रधानमंत्री के लिए वो जो एक खिलौना लेकर आना, ये जो उनकी चेष्टा है, ये सेल्फ गोल है। ये अपने ही पैरों के ऊपर इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है, और एक ऐसा उड़ता तीर उठाकर इन लोगों ने अपनी छाती में लगा लिया। और ये मैं तय लिखता हूं कि कई बार मैं देखता था तो ऐसा लग रहा था, जिस प्रकार से 3 चुनावों का जो रिजल्ट आया, उपचुनाव का, तो कहीं ऐसा लग रहा था, खास करके बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। अभी अभी 30 वर्ष से जो सीट भाजपा नहीं हारी थी, वहां पर 32% वोट कम हुए। छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है ये, 32% वोट कम हुए। मध्य प्रदेश में जहां पर सरकार है, वहां पर सीट हारना, ये छोटा परिणाम नहीं है ये। परंतु लोग, राजकीय विश्लेषक ये कहते थे कि इसका असर उत्तर प्रदेश में होगा। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में है, इसके बाद 7 राज्यों में चुनाव है 2027 में। सब ऐसा मानते थे कि जो सीजेपी वाला जो हुआ है और नीट का जो पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद और ये 3 उपचुनाव के जो रिजल्ट आए, वो एक ऐसा कहिए कि टीजर या ट्रेलर था, ऐसा लोग बोल रहे थे। परंतु कांग्रेस ने अपना थिएटर ही गिरा दिया। पता नहीं वो अपना पिक्चर कहां पर चलाए। और भाजपा के लिए उसने सारे जो थिएटर थे, उसके लिए भाजपा का रास्ता खोल दिया। अब जो होगा, पिच कांग्रेस की होगी, और ऊपर उसके ऊपर जाकर बैटिंग जो करेंगे वो भाजपा के नेता करेंगे। और इस विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ऐसा मास्टर ब्लास्टर आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगा। इनकी पिच पर जाकर जब खेलेंगे तो इनको पता नहीं, इनके जितने गेंदबाज और जिनके भी फील्डर लगा ले, इनको केवल बॉल को ऊपर से, सर के ऊपर से जाते हुए देखना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं होने वाला। ये सर, तो सर हम ये कहेंगे कि विपक्ष अगर जनता के सही मायने में प्रश्न उठाएंगे तो सरकार भी दबाव में आती है। प्रश्नकाल के दौरान इन्होंने क्या किया वो भी हम जानते हैं, लगातार हम देख रहे हैं। तो जब ये लोग जनता से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे तो इनके लिए तो सामने बहुत बड़ा प्रश्न होगा। जो नेता मतलब सोनिया गांधी अपने ही कार्यकर्ता और अपने ही मेंबर्स का उनका अपमान करती है, तो फिर हम उनसे और क्या अपेक्षा रखेंगे। जो सोनिया गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी जब को मौत का सौदा कह दिया था, उसके बाद लगातार जो झड़ी कांग्रेस के नेताओं ने लगाई गालियां देने की, पर्सनल अटैक करने की, हम सब जानते हैं। ये इन लोगों को हमारे जो बीजेपी के जब अपोजिशन लीडर्स थे, वाजपेयी जी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, सुषमा स्वराज है, इनसे सीखना चाहिए कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, किस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है। इनको ऐसा लग रहा है कि स्टेज पे जाके हमने जिस तरह की खिल्ली उड़ाई है और लोगों ने वहां बैठे हुए कितनी तालियां बजाई है, तो इनको ऐसा लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और जानती है, सब समझती भी है। पहले जैसा नहीं था कि हाँ कांग्रेस को देख के वोट दे देते थे। मैं मेरे नानी दादी को याद करती हूँ, अरे नहीं कांग्रेस ने आजादी दिलाई, मैं तो उसी को वोट दूंगी। अब वो जमाना गया। तो इनको ये समझना पड़ेगा सर। और हम यही कहेंगे कि भगवान इनको बचाए। अभी आगे आने वाले चुनाव में इनकी क्या हालत होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन सर इन्होंने जो भी बोला उसके लिए सही मायने में हम बोलना चाहिए लोगों को। लोग तो गुस्सा उतार रहे हैं, अलग अलग ये फोटोज निकाल कर डाल रहे हैं। इवन अमित शाह जी को भी ये तड़ीपार क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। अहंकार जब होता है तो क्या होता है, इसके उदाहरण हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में है। ये वही इसका रूप दिखा राहुल गांधी ने। और सर राष्ट्रगान शुरू था, जनगण मन शुरू था, उसको आधे में रुकवा कर राहुल गांधी स्टेज से चले गए।
तो जो नेता दुनिया को बताता है लोकतंत्र खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, वो अपने राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सका और बीच में से चला गया। रोकना पड़ा सर, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे। तो सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वंस अगेन वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम आज पहली बार बजाए है लाल किले में। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। ये सर, धन्यवाद।